नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेज में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने माता पिता के सपने तथा अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने सशक्त बना रहे होंगे। आओ चलते हैं जो पिछली बार मैथ में आपके गणित विषय में आए हुए जो विगत वर्ष के क्वेश्चन है उनको हल करते हैं और देखते हैं कि हम कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन लगाने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाएगा और 20 सेकंड के बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है। समय आपका खत्म होता है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है। अब हम पहले आपको बेसिक बता देते हैं। देखो भैया, एक बात बताओ, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, आपने कोई 9 है, आप यदि आपके पास कोई संख्या है, माना कि आपके पास 16 है, इस संख्या को यदि आप 5 से भाग करें तो 5 ते 15 होता है। 5 ते भैया कितना होता है? 15। और क्या बचा? शेष 1 बचता है। यदि इस शेष को इस संख्या से घटा दिया जाए, इस शेष को इस संख्या से घटा दिया जाए तो भैया आपके पास संख्या जो बचती है 15। अब इस संख्या को इस संख्या को जिस संख्या से भाग देना था उस संख्या से भाग करके देखते हैं तो हमारी संख्या जो है पूर्णतः कट जाती है। तो आपको क्या आपने इससे सीखा क्या? यहां पे लिखा है एक शेष बचता है। इसका मतलब यदि हम इस चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन को देखते हैं, ये चारों ऑप्शन में से जो शेष बच रहा है हम घटा दें तो ये क्या जो इन संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगा, पक्की बात है। तो भैया आप कुछ ना करिए, आप ऑप्शन में से क्या करिए भैया, एक एक घटा दीजिए, एक एक घटा दीजिए, एक इसमें घटा दीजिए, एक इसमें घटा दीजिए, एक इसमें घटा दीजिए और एक इसमें घटा दीजिए। घटाने पर आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो होगा 359 और दूसरा ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 360, तीसरा ऑप्शन मिलेगा 358 और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा आपको 180। ठीक है, अब देखते हैं, आपको विभाजता के नियम भली भांत आते हैं। ठीक है, हमने आपको विभाजता के नियम पढ़ाए थे। अब देखते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको यदि इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पेपर में सेकंडों का खेल रहेगा। अब हम विभाजता का नियम लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 का विभाजता का नियम होता क्या है। 8 का विभाजता का नियम ये होता है, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य मानी जाती है। ठीक है, संपूर्ण संख्या 8 से विभाज्य मानी जाती है। लेकिन बड़ी बड़ी संख्या नहीं, आप ओरली काट सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या नहीं, लेकिन आप काट के ऐसे भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 ही संख्याएं और चेक करके देख लेते हैं। भाई इसको 8 से काटा, कट रहा है या नहीं कट रहा देखते हैं। 8 चक्कू 32 होता है और हासिल कितना बचेगा? 3। और 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, सॉरी 8 चक्कू 32, ठीक है 8 पंचे 40 होता है। तो 8 चक्कू 32 किया आपने तो भैया कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा। और फिर 8 से काटोगे तो संख्या नहीं कटेगी, यानी ये ऑप्शन से हट गया, ये ऑप्शन से पहले ही हट गया, दूसरे से चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरे ऑप्शन को 8 से काट के देखते हैं तो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 कितना बचेगा भैया? यहाँ पे 4 और 8 पंचे 40। ये आंसर ऑप्शन हो सकता है, ये आंसर हमारा बन सकता है, लेकिन आगे क्वेश्चन हमें चेक करने पड़ेंगे। इसके बाद इसको चेक करके देखते हैं, 8 चक्कू 32 और बचेगा कितना? यहाँ पे 3 और 8 चक्कू, क्योंकि यहाँ पे होगा 38, 8 पंचे 40 होता है। ये संख्या, ये भी संख्या नहीं 8 से कटेगी। और 8 से 8 दूनी 16 और 2 बचेगा, ये भी संख्या 8 से नहीं कटेगी। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन यही सही होगा। लेकिन अन्य जो संख्याएं बची उनके विभाजता का नियम भी इसमें लगाकर देख लेते हैं। देखो 9 के विभाजता का नियम होता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है, 36 सिफर, ये 9 से कट, ये 8 से भी कट गई और 9 से भी कट गई। और 10 से विभाजता का नियम होता है इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यानी 10 से भी कटेगी। तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर भैया कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये तो रहा आपका पहला आंसर, ये तो रहा आपका
पहला आंसर। आओ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आओ चलते हैं भैया दूसरा, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीन संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और इनका मासा 6 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? आपका समय खत्म होता है। आपके सामने संख्याएं जो है वो 4:3:7 के अनुपात में है भैया, 4:3:7 के अनुपात में है। और इसका जो मासा है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है भैया? आपके पास 6 है। कितना है? 6 है। अब एक बात बताओ, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्त की परिभाषा क्या पढ़ी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अच्छा, ये संख्या अनुपात में कब आई होगी? जब इस संख्या को किसी संख्या ने काटा होगा, वो होगी बड़ी से बड़ी। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं आपकी थी वो संख्याएं 6 से कटी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अच्छा ये बताओ 6 सब में कॉमन होगा। यदि हम इसमें से 6 से गुणा कर दें, सभी संख्याओं में 6 से गुणा कर दें, इन सभी संख्याओं में 6 से गुणा कर दें भैया, तो क्या हमारी संख्याएं वापस आ जाएंगी। तो भैया 6 से आपने गुणा किया तो पहली संख्या 24 आई, दूसरी संख्या भैया कौन सी आई? 18। दूसरी संख्या कौन सी आई? 18। और तीसरी संख्या कौन सी आई? 42। तीसरी संख्या कौन सी आई? 42। अब इसने पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग पूछा है। आपके सामने तीनों संख्याएं हैं 24, 18 और 42। यदि हम 24, 18 और 42 को जोड़ दें तो हमारे तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो भैया 8 4 12 और 12 2 14। आपका आंसर आ चुका होगा। किसी के इकाई पे 4 होगा, आगे बढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं, कर लीजिए तब भी। और 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8। यानी आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा भैया? बी। आंसर नंबर कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, आगे भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा ए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया हुआ है। लिखा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी मान क्या होगा? 1.5 गुणे 78 ठीक डिवाइडेड बाय 0.5। आपका समय खत्म होता है। आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का 1.5 गुणे 78 डिवाइड बाई 0.5। अब आप कुछ ना करिए, देखो ये डिवाइड लिखा हुआ है तो इसको भाग करना है, तो भाग कर दीजिए। 1.5 गुणे 78, डिवाइड मतलब होता है भाग, और 0.5 से गुणा कर दीजिए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 होता है। तो भैया कुछ ना करिए, इसकी गुणा कर दीजिए आपस में। तो 3 8 24, हासिल लगे 2, और 3 7 21, और 21 और 2 23। यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 45 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो आपका समय खत्म होता है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा था 45 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। तो भैया एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है भाई? औसत बराबर आपने पढ़ा है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल
पदों का योग बटा पदों की संख्या। चले, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब एक बात बताओ हमें, क्या हम ये 45 छात्र जो हैं इनकी औसत आयु 18 वर्ष है, यदि 45 छात्रों की कुल आयु पता करना चाहें तो क्या करेंगे? यदि इनका कुल योग पता करना चाहें तो औसत को पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो भैया एक बात बताओ, यदि हम औसत कितना है आपका 18 की गुणा यदि 45 से करेंगे तो टोटल जितने भी 45 छात्र हैं इनकी कुल आयु पता चल जाएगी। तो भैया एक बात बताओ, 18 पंचे कितना होता है 90, हासिल लगेगा 0, और 18 चौक 72, और 72 9 कितना होता है भाई 79। ठीक है, ये चीज समझ। 18 पंचे 90, हासिल लगे 9, और 18 चौक 72, और 72 9 जोड़ोगे तो भैया हो जाएगा 81। यानी कुल यदि हम बात करें टोटल 45 छात्रों की जो है कुल योग होगा तो उनका कितना होगा 810 होगा। इसके बाद कह रहा है यदि 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से जो 45 छात्र थे, 45 छात्र जो थे भैया, इनमें से 45 छात्र जो थे, जो 45 छात्र थे भैया, इनमें से जो थे 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। यदि इनका टोटल योग देखना चाहें, 15 जो 35 बच्चे हैं इनकी जो औसत आयु 15 वर्ष है, यदि हम औसत आयु को 35 से गुणा कर दें तो हमें 35 छात्रों का कुल योग पता चल जाएगी, उनकी उम्र का कुल योग कितना है। तो भैया आओ देखते हैं, 15 बजे 75, हासिल लगे 7, और 15 से 45, और 45 और 7 52। ठीक है भैया, 45 7 52। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन 45 बच्चों में से 35 बच्चों की जो कुल उम्र है वो कितनी है 525 है, लेकिन इसने पूछा जो शेष 10 क्षेत्र, यदि 45 में से 35 घटा दिया जाए तो छात्र बचेंगे 10, और उन्हीं 10 छात्रों की औसत आयु पूछी गई है। तो एक बात बताओ, यदि हम 810 से 525 घटा दें तो हमें केवल 10 बच्चों की कुल आयु प्राप्त होगी। यदि हमने घटाया तो भैया हमें घटाने के बाद ये 5 बचेगा, 10 से बचेगा 8 बचेगा, और 7 यानी 285। लेकिन इसने पूछा क्या है 10 बच्चों की, जो शेष 10 बच्चे बचे हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। आप जानते हैं कि औसत आयु का फॉर्मूला अभी हमने बताया कि कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो हम भैया क्या करेंगे, 285 को 10 से भाग कर देंगे, 285 को 10 से भाग कर देंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा 28.5। यही होगा 10 बच्चों के, जो 10 बच्चे बचे थे उनकी औसत आयु। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उसकी मां की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो मां की उम्र बताइए। आपका समय खत्म होता है भैया। आपके सामने लिखा हुआ है 4 बहनों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। आओ देखते हैं 4 बच्चों की, तो 4 बहनों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। यदि हम 4 को 12 से गुणा कर दें तो चारों बहनों की जो उम्र के योग आ जाएगा भैया कितना आएगा 12 चौक 48। कितना आएगा 12 चौक 48। ठीक है, यदि इसको मां को सम्मिलित कर लिया जाता तो औसत वर्ष 5 वर्ष बढ़ जाता है। अच्छा एक बात बताना भैया, हम आपसे ओरली क्वेश्चन पूछते हैं। देखो 4 बहनें, सबकी औसत आयु 12 वर्ष है, क्यों कहने का मतलब क्या है, यदि हम ये पहली बहन है, ये दूसरी बहन है, ये तीसरी बहन है, ये चौथी बहन है, सबकी आयु औसत 12 वर्ष है। औसत है तो यानी कि सबका 12-12 मान लेते हैं, सभी की जो है भैया 12-12 मान लेते हैं। लेकिन ये जो कहता है कि एक माँ को भी जोड़ लिया जाता है तो औसत आयु में क्या भैया फर्क पड़ जाता है। औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, यानी औसत आयु सभी की 5 वर्ष बढ़ रही है, यानी औसत है, यानी इसकी औसत आयु यदि हम 12 मान लें
और बढ़ सबकी 5-5 रही, यानी 5 इसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी भी बढ़ेगी, और 5 इसकी भी बढ़ेगी, और 5 इसकी भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के कितना यहाँ पे, इससे माँ की पूछा है ना, तो जो माँ की उम्र ज्यादा थी वो हमने बैलेंस कर दी, जो उम्र माँ की ज्यादा थी वो हमने सभी पे बैलेंस कर दी, सबको बराबर कर दिया। तो अब देखो ये देखो ये कितना हो गया, 5 5 10 15 20 25, और 25 में 12 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 25 10 35, 35 2 37, यानी जो माँ की उम्र थी वो कितनी थी भैया, 37 वर्ष। माँ की उम्र कितनी थी, 37 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए भैया आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों का संख्या का सही अनुपात नहीं होगा। आपके सामने ऑप्शन है, ये एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए। आपका समय खत्म होता है भैया। अब देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन दिया एक, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 60। पहला ऑप्शन दिया है 1.6, दूसरा ऑप्शन दिया है 2.3, तीसरा ऑप्शन दिया है 1.3, और चौथा ऑप्शन दिया है 3.7। अच्छा एक बात बताओ, इसलिए कुछ ने यह क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं, ठीक है, टोटल बच्चों की संख्या 60 थी और इनमें से पूछा है कौन सा अनुपात नहीं बन सकता है। यदि पहले अनुपात की बात करें तो पहला अनुपात है 1.6। इसके बाद दूसरा अनुपात जो दिया है वो दिया है 2:3, और तीसरा अनुपात दिया है वो दिया है 1:3, और चौथा दिया है 3:7। अच्छा अब लोग ये बताइए, यदि इसने पूछा है कौन सा अनुपात नहीं बन सकता है लड़के तथा लड़कियों का। अब एक बात बताओ, ये अनुपात को यदि हम जोड़ें और ये अनुपात, यदि इस अनुपात को हम जोड़ें और ये अनुपात इस पूरे टोटल संख्या को डिवाइड कर देगा, वही इसका अनुपात होगा। तो भैया एक बात बताओ, इसको हमने आपस में जोड़ा, ठीक है, 6 1 7, 2 3 5, 3 1 4, और 7 3 10, यानी ये क्या है भैया, ये वो अनुपात है जो टोटल स्टूडेंट के अनुपात को काटेगा, क्योंकि ये टोटल ये लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया था, इनको आपस में हमने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद टोटल स्टूडेंट को हम भाग करेंगे, टोटल स्टूडेंट से भाग करेंगे, यानी जो संख्या, जिस अनुपात से ये संख्या नहीं कटेगी यही इसका आंसर होगा। देखो हम पहला देखते हैं, ये 7 है, 7 से को काट के देखा नहीं कट रहा है, यानी आंसर हमारा प्रथम ऑप्शन ही होगा। और इसको 5 से काट को देखो कट जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चक्कू 60, और 10 संग 60, यानी ऑप्शन नंबर ए भैया अपना सही होगा। आगे चलते हैं भैया अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन दिया है P अनुपात Q बराबर 2:3, Q अनुपात R बराबर 3:4, तब मान ज्ञात करना है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, जवाब दीजिए। आपका समय खत्म होता है। आपके सामने क्वेश्चन था भैया, P अनुपात Q बराबर था 2:3 के, और Q अनुपात R जो था वो 3:4 के था। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया P प्लस Q अनुपात Q प्लस R क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे सामने ये P की वैल्यू दी है 2,
Q की वैल्यू 3 है यहाँ पे, Q की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और R की वैल्यू कितनी है 4। तो यदि हम यहां देखो Q यहां पर भी 3 है, Q यहां पर भी 3 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती तो हम इनको आपस में बराबर कर लेते। चलो अच्छा, अब ये बताओ भैया P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात होगा कितना, ये बताओ भाई। तो भैया ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 तो दोनों जगह सेम है, तो यानी P तो दोनों जगह सेम, Q जो है दोनों जगह सेम है, और R का अनुपात कितना होगा 4। अब आपसे वैल्यू कौन सी पूछी गई, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R, तो P कितना है भैया 2, Q कितना है 3, Q कितना है 3, और R कितना है 4। तो भैया कितना हो जाएगा 5:7। दिस योर आंसर। भैया कौन सा आंसर होगा, नेक्स्ट वाला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है ए बी से 25% कम है। ए जो है वो बी से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप भलीभांति जानते हैं कि 1/4 होती है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए जो है बी से 25% कम है, यदि बी 4 है तो ए जो है 1 कम है, यानी ए कितना होगा 3। ए कितना होगा 3। तो भैया हमें मान क्या करना, तो 2b माइनस ए बटा 2 क्या होगा, तो 2b माइनस ए बटा 2 का मान क्या होगा। तो भैया दो आपकी वैल्यू आपके सामने है, बी की वैल्यू कितनी है भैया 4, और ए की वैल्यू कितनी है 3, और इसको बटा 2 से कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए भाई। तो 4 दूनी 8 माइनस का 3/2 यानी 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 104 रुपए अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना था। और देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है भैया, लगाएं। आओ भैया देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है घड़ी को जो बेचता है तो 9% की हानि होती है। माना कि घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100 रुपया, उसने बेचा, उसे हानि कितने की हुई 9% की, यानी कुल मिला के यदि हम बात करें 9% की हानि हुई तो घड़ी बिकी कितने में 91 रुपए में। कितने में बिकी भैया 91 रुपए में। लेकिन जब वह 104 रुपए अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है, यानी जब उसे 104 रुपए अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। नहीं, अब वो घड़ी कितने में बेच रहा है 105 रुपए में। इस दौरान ये बताओ भैया परसेंटेज में कितने का अंतर आया है। तो यदि हम बात करें 9 इधर है और 5 इधर है तो कुल मिला के 14 का अंतर आया है। कुल मिला के 14 का अंतर है, और 14 की वैल्यू किसके बराबर होगी 140 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 के, सॉरी 10 के। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के। तो आपने क्रय मूल्य कितना माना था 100, तो ये दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 1000। 100 बराबर कितना आ जाएगा 1000, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, सॉरी क्रय मूल्य कितना होगा 1000 रुपए। ठीक है भैया, विक्रय मूल्य कितना होगा 1000 रुपए। लागत मूल्य ही पूछा गया था, ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है भैया, साधारण ब्याज से लगाइए। क्वेश्चन लिखा है कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। लगाइए भैया।
आओ देखते हैं भैया, 120 रुपए का ब्याज चाहिए साधारण ब्याज की दर से। कुछ नहीं करना, आपको पता है एक फार्मूला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आपको मूलधन पूछा गया आपसे, साधारण ब्याज का कितना भैया? आपका 120 रुपए। तो 120 मूलधन हमें गणना करना है, तो मूलधन की जगह पे मूलधन रख देते हैं। दर हमारे सामने है जो एनुअल है, तो 5% वार्षिक है। और समय कितना है? समय देखते हैं भाई, समय है 10 वर्ष। समय कितना है? 10 वर्ष बटा 100। देखो भाई कुछ कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है भैया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 5 दूनी 10 हो जाएगा भैया। आपको क्या क्या दिया था? 5%, 120 रुपए का ब्याज, 120 रुपए का ब्याज था भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 204 रुपये, यानी मूलधन आपका कितना होगा? 204 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन लगाइए। आओ देखते हैं क्वेश्चन को। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक बात बताओ भैया, आपके पास जो है मूलधन कितना है? आपका मूलधन कितना है? आपका मूलधन जो है वो है, मूलधन 5,000 रुपए है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, और आपको ज्ञात क्या करना है? समय 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती है नहीं आती है? आती है, 1/10 होती है। अब एक बात बताओ भैया, 1/10 होती है, इसको हम अनुपात जो है इसको रेशियो। एक बात बताओ, पहले साल 10 की वस्तु कितनी हो रही है? 11। और दूसरे साल भी 10 की वस्तु कितनी हो रही है? 11। ये जो आपका इधर आपको जो इस तरफ दिख रहा है, ये है आपका मूलधन, और जो इधर दिख रहा, इस तरफ दिख रहा है, ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा, इसकी आपस में गुणा करा दीजिए और इसकी भी आपस में गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 121। और बीच में जो तुमको दिखाई पड़ रहा है इनका आपस में अंतर जो होगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। तो भैया 100 की वैल्यू कितनी है पेपर आप क्वेश्चन में? 5,000। तो कितने, यदि 1 की वैल्यू कितने गुना है भाई? 50 गुना। ठीक है, तो ये भी 50 ही गुना होगा, तो ये हो जाएगा, या 0 लिखा के रख लें, 5 करना 5, 5 दूनी 10 और 5 करना 5 1 6। ठीक है भैया, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, ये चक्रवृद्धि, ये आपका मूलधन था। यदि इसको आपस में घटा दे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा, यानी 6,050 में से 5,000 घटा दिया जाए तो आपका आंसर आपके सामने होगा, यानी हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है ए किसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है।
ये दोनों एक साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया है। आपके सामने ऑप्शन है, सॉल्व कीजिए। आओ देखते हैं क्वेश्चन को। ए जो है किसी काम को, ए जो किसी काम को भैया 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि इन दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम आएगा 12 और यही क्या हमारा है टोटल काम, टोटल वर्क। यदि हम 6 को 12 से भाग करें तो 2 और 12 को 12 से भाग करें 1। कहने का मतलब यह है यदि ए 6 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 2, और बी यदि 12 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा काम, और टोटल काम एक काम करेगा। टोटल काम कितना है 12, टोटल काम कितना है 12। अब एक बात बताओ, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे भैया 3, 1 दिन में कितना काम करेंगे 3। तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 काम है और 1 दिन में काम होगा 3, तो टोटल समय कितना लगेगा 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए ने कितना काम किया है। तो एक बात बताओ, टोटल भाग कितना है 4 काम है, 4 दिन काम हुआ हमारा भैया, 4 दिन काम हुआ, पहला दिन का काम, ये दूसरा दिन के काम, ये तीसरा दिन का काम और ये चौथा दिन का काम। ठीक है, पहले दिन में ए ने कितना काम किया है, रोज 2 ही करता है तो 2 काम करेगा, ये भी 2 काम करेगा, दूसरे तीसरे दिन भी 2 काम करेगा और चौथे दिन भी 2 काम करेगा। तो कुल मिला के काम कितना किया 8। कितना काम किया भैया 8। तो उसने 8 काम किया। 8 काम कितने में से किया 12 में से। यदि इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 2/3। 2/3 काम ए ने किया है पूरे काम में से, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14,160 रुपए हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज की दर से 4 सही 2/3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। भाई आपके सामने क्वेश्चन है, लगाइए इसे। आओ देखते हैं भैया, साधारण ब्याज की दर से जो है ब्याज, जो क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज का है। आओ मानते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि मूलधन जो था वो 100 रुपए था। मूलधन कितना था 100 रुपए। मूलधन कितना था 100 रुपए। अब एक बात बताओ भैया हमें, जो समय कितना 3 वर्ष और दर कितनी है 6%। हम मान लेते हैं मूलधन हमारा 100 रुपए था। आप जानते हैं कि मूलधन में जो साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है। तो पहले यदि हमारे पास 100 रुपए था तो पहले साल पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 6 रुपए, यानी 106 रुपए हो जाएगा। और दूसरे साल के अंत में कितना हो जाएगा 6 रुपए और मिल जाएगा, तो हमारे पास कितना रुपए हो जाएगा 112 रुपए। और तीसरे साल के अंत में जो है 6 रुपए और मिलेगा मूलधन पे, यानी हमारी राशि कितनी हो जाएगी 118 रुपए। कितनी हो जाएगी भैया 118 रुपए। अब ये क्या 14,660 भैया क्या है, ये जो है साधारण मिश्रधन है, यानी 118। ये भी तो साधारण मिश्रधन है भैया। जब आपने मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो साधारण मिश्रधन के बराबर हो गया, यानी 118 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 14,160 के, 14,160 के। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आप इसको 2 से काट के देख लेते हैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 नाम 18 और 2 से 14, 0 डाल लिया, 2 16 और 0। अब कितनी बार जाएगा आप काट के देखते हैं। इसको काट के देखते हैं तो भैया ये जाएगा 5, 8 9 72 और 7 7 9 63, 4 36, 5 9 45। हमें 100 की वैल्यू पता करनी है, लेकिन 100 की वैल्यू साधारण ब्याज से पहले तो मूलधन याद करना पड़ेगा हमें भैया। तो 100 ठीक है, और इसको काटते हैं तो आएगा 1 की वैल्यू 120। ठीक है, 1 की वैल्यू आएगी 120।
अब देखते हैं भैया, 1 की वैल्यू 120 आई तो हमारा मूलधन कितना होगा, 120 से गुणा कर दीजिए, 12,000 रुपए। कितना होगा, 12,000 रुपए। भैया कितना होगा, 12,000 रुपए। अब इसी मूलधन पर और उसी ब्याज की दर पर 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो भैया हमारे पास आप ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं कि मूलधन गुणे दर, दर कितना है 6%, समय कितना है 3 चक्कू 12 और 12 तो 14, 14/3 और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 चक्कू 12 हो गया, ये 40 हुआ। ठीक है, आओ गुणा कर लेते हैं। 240 गुणे 14, लास्ट में 0 आएगा, पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 14 से पढ़ 14 चक्कू 56, हासिल लगे 5 और 14 दूनी 28, 28 2 33, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40% और 20% की दो क्रमागत छूटे की एकल छूट के समतुल्य होगा। आपके सामने ऑप्शन है। कहने का मतलब यह है यदि दोनों छूटों को एक बनाया जाए तो किसके समतुल्य होगी, लगाइए भैया। ठीक, आओ देखते हैं। लिखा हुआ 40% और 20% की जो दो क्रमागत छूटे हैं इसको समतुल्य बट्टा बताना है। तो आप देखते हैं देखो 40% की एकदम फ्रैक्शन की बात करें, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो भैया 2/5 होता है, और 20% की छूट की बात, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/5 होता है। अब एक बात बताओ भैया, हमें छूट दे रहा है यानी 5 की वस्तु पर 2 रुपए की छूट, यानी वस्तु बिक कितने में रही है 3 रुपए की, और 5 की वस्तु 1 रुपए की छूट यानी बिक कितने में रही है 4 रुपए में। यानी ये कौन सा सेक्शन है आपका, सीपी का, और ये कौन सा सेक्शन है, सॉरी ये अंकित मूल्य है। छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, और ये कौन सा है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी ये कितना होगा 25 और ये कितना होगा 4 × 12, यानी कुल मिला के यदि हम बात करें 25 की वस्तु 12 में दी जा रही है तो छूट कितने की मिली, यानी 12 8 20 और 8 5 13, यानी 13 रुपए की छूट दी जा रही है। किस पे दी जा रही है, 25 रुपए पर दी जा रही है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है और परसेंट मतलब 100, 25 चक्कू 100, 13 चक्कू 52, यानी छूट या दोनों छूटों को एक कर दिया जाए तो समतुल्य छूट किसके बराबर होगी, 52% की होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके सामने, क्वेश्चन को हिट कीजिए। आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन 2021 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। लेन देन में हुई हानि। अब एक बात बताओ भैया, लेन देन में हुई हानि, अच्छा हानि कब आपको होती है। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने कोई वस्तु 100 रुपए खरीदी थी, 120 रुपए में बेची, तो आपको क्या हुआ, लाभ। क्या हुआ भैया, प्रॉफिट। आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट निकाला कैसे, ये आपका क्या था एसपी और ये आपका क्या था सीपी। यदि हम एसपी के सीपी को घटा दें तो भैया हमारा क्या पता चल गया, प्रॉफिट। और यदि हम दूसरे पदों में बात करें, आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 80 रुपए में बेच दी तो आपको क्या हुई, हानि। और हानि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीपी से एसपी को घटाएंगे। ये किसके बराबर होगी, लॉस के बराबर।
होगी ना भैया। तो लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हुई हानि, तो हानि मतलब सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी किसके बराबर है, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा एसपी, और इसके 1/5 यानी गुणे 1/5 के बराबर है। ये क्वेश्चन सेट हो गया। अब हम एसपी और सीपी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एसपी और सीपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई, यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपस में, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 5 सीपी माइनस 5 एसपी बराबर हो जाएगा एसपी के। ठीक है, ये 5 है भैया, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 सीपी प्लस का एसपी जो है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 एसपी, तो ये हो जाएगा 5 सीपी बराबर हो जाएगा 6 एसपी के। तो भैया सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 6/5, 6/5। कहने का मतलब यह है, इसे हान तो पक्का हुई है, ठीक है, 6 रुपए की वस्तु खरीदी थी, बेच दी है 5 रुपए में। भाई जब कोई वस्तु आपने 6 रुपए खरीदी और बेच दी 5, यानी 1 रुपए का हुआ घाटा। अब घाटा हुआ यानी हानि हुई है, तो 1 रुपए की हानि हुई है, और हानि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर पता किए जाते हैं। तो 1 क्रय मूल्य नीचे आएगा और बटा 6, और हमने आपको बताया था इसको सॉल्व करोगे तो 1/6, यानी परसेंटेज में बात करें तो 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। इसमें आंसर किसमें, फ्रैक्शन में दिया या पॉइंट में, पॉइंट में दिया है, तो आंसर नंबर भैया आप इसको 2/3 को सॉल्व कर लेंगे भाई, तो 16 ठीक है। यदि इसको हम भाग करें तो यहाँ पे 2 को 3 से भाग नहीं कर सकते ना, इसको भाग करना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ये 0 बढ़ेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाया, 3 6 18, नहीं ये 6 6 चलता रहेगा, तो आप कुछ ना करिए, दोबारा लिख दिया, 6 6 चलता रहेगा इस प्रकार से। तो 6 की जगह पे कंटिन्यू चलने के कारण यहाँ पे 7 कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा, 6.67% का क्या होगा घाटा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष हैं तो उसकी कुल आय कितनी थी। आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन जीडी में है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है। माना परसेंट की बात जब भी करे तो आपको 100 तुरंत मान लेना है। माना कि उसकी आय, टोटल आय 100 रुपए थी, उस 100 रुपए में उसने 35% जो है वो किस पे खर्च किए हैं, 35% भोजन पर, 55% जो है, 55% जो है भैया वो कपड़ों पर खर्च करता है। तो एक बात बताओ, 35 और 55 यानी 5 3 8 90%, तो टोटल यही हो गया, 90% पैसा तो खर्च कर चुका है, तो उसके पास बचेगा कितना पैसा, 10%। और यही 10% किसके बराबर होगा, जो शेष पैसा बचा है, कितना बचा है भैया, शेष पैसा 400 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40। 1% की वैल्यू 40, ठीक है भैया। 100 आपने माना कितना था, 100, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 100% की वैल्यू भैया किसके बराबर हो जाएगी, 4000 के। यानी कि जो आपने पूछा था, जो आपने जो माना था उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कुल मिला के जो आपकी जो आय थी वो कितनी थी क्वेश्चन के हिसाब से, 4000 रुपए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है a बटा b बराबर 7/9 और b बराबर c बराबर c बटा c b बटे c बराबर 3/5। तो वैल्यू फाइंड करनी है a अनुपात b अनुपात c की। आओ देखते हैं भाई, लगाइए।
चलिए आओ देखते हैं। ए बटा बी किसके बराबर है? 7/9 के। और ए बटा बी जो है वो 7/9 के है। ए बटा बी जो है वो 7/9 के है। और यदि हम बात करें बी बटा सी की, वो है 3/5 के। ठीक है, अब इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू। पहले हम ए बी और सी देख लेते हैं है क्या अनुपात में क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 5। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? और यहाँ बी की वैल्यू 9 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है। भैया दोनों जगह जब सेम वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे भैया? गुणा। इनको आपस में करने के लिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पर क्या होगा भैया? 3 तिहाई 9, यानी एलसीएम कितना होगा? 9। तो कुल मिला के यहां पर तो भैया 9, यहां पे तो किसी संख्या से कोई गुणा करने की जरूरत नहीं। 9 बनाने के लिए 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पे 9 लाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन 3 से गुणा दोनों ऊपर और नीचे यानी हर और अंश दोनों में करना पड़ेगा। अब बताओ भैया, ए अनुपात बी 7 होगा और बी कितना होगा? 9। और बी अब बटा सी कितना होगा? 9/15। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? अब देखो यहां पर बी की वैल्यू समान और यहां पर भी बी की वैल्यू समान, हमारा काम हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछी गई थी भैया, तो 7/9/15। ठीक है भैया, यही आपका एक आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। एक तो तरीका ये था, दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे? ऑप्शन से। और देखें, अच्छा एक बात बताओ, यहां ए की वैल्यू 7 दी है, यानी इसमें से ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ये भी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए बी सी, ए बी और सी। अब ए यदि कोई संख्या अनुपात में आई, इसका मतलब संख्या से कटी है। देखो हम 7 से इस संख्या को काट देखे, कट रही है, कट गई। अब इस संख्या को 9 से काट के देखो, बी की वैल्यू यहां पे 9 है, यानी बी की वैल्यू यहां पे भी 9 है और यहां पर भी 3 है। यानी बी से ये जो यहां पे वैल्यू दी कटनी चाहिए। तो ये बी से इसको काटा, 9 से काटा तो कट गया और 3 से काटा तो कट गया। और सी की वैल्यू कितनी है? 5। जब 5 से इसको काटा तो 15 भी कट गया, यानी आंसर नंबर कौन सा होगा? डी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये ऑप्शन से कर सकते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात जो है 3:5:7 है और उनका लासा 840 है, तो उनका मासा क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2020 का है। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए, आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ मास जो संख्याएं वो अनुपात में है 3:5:7 और उनका लासा 840 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये संख्याएं अनुपात में कब आई होंगी? जब किसी संख्या से कटी होंगी। तो एक बात बताओ भैया, जो संख्याएं हैं वो 3:5:7, यानी ये संख्याएं हैं 3:5:7। ठीक है भैया, एक बात बताओ, ये संख्याएं अनुपात में तब आई हैं जब किसी ना किसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं काट चुकी है, वही इसका मासा है। यानी वो मासा से इसको गुणा कर दें, उस मासा वाली संख्या से इसको गुणा कर दें, तो संख्याएं जो अपने सही फॉर्म में आ जाएंगी। तो अब देखो एक बात बताओ, ये हमारे पास माना कि कोई संख्याएं थी, एक संख्या 1 थी, ये दूसरी संख्या थी और ये तीसरी संख्या थी। इसको हमने यक्ष से काटा, यक्ष से काट दें तो संख्याएं 3, 5 और 7। पहली संख्या 3, दूसरी 5 और तीसरी 7 के रूप में कट जाएगी। अच्छा अब लासा कैसे निकालते हैं? लासा क्या करते हैं? इन समस्त पदों का आपस में गुणा करते हैं, समस्त पदों का आपस में गुणा करते हैं। तो भैया यदि समस्त पदों गुणा करें तो x गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर किसके होगा? जो लासा कितना है आपके, इसी मासा ही तो है ये, x का वैल्यू पता करनी है 840। 840 आओ काटते हैं भाई,
3 से काट के देख लें, 3 दूनी 6, 3 अठी 24, 280 और 55 25 और 5 छक्का 30 और 7 अठी 56, यानी x की वैल्यू कितनी है 8। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, यही आपने मासा माना ना। मासा तो वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्या तीनों संख्याओं को काट दे, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 8। मासा कितना होगा 8। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, विभाजता के नियम पे लिया गया है। यदि आपको विभाजता के नियम आते हैं तो आपको लासा मासा और ये इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी रहेगी। लिखा हुआ है ये 6 अंकों की संख्या 4x प्लस 573y, 4x 573y, 4x 573y को 72 से विभाज्य किया जाए, यानी ये संख्या जो है 72 से कटेगी और शेषफल कितना आना चाहिए 0। जब कटेगी तो शेषफल पक्का 0 आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ भैया, आपसे x और y का मान पूछा है, आपको 72 का पहाड़ा नहीं आता, आप देखो इसे तोड़ सकते हैं और आता ही होता तब भी इसमें सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसको तोड़ सकते हैं 8 9 72। ये अच्छा क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चनों में से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम y की वैल्यू पता कर लेते हैं 8। अब 8 y की वैल्यू पता करने के लिए हम 8 के विभाजता का नियम पालन करेंगे भैया। तो 8 के विभाजता का नियम होता है लास्ट के 3 स्टेप, लास्ट के 3 स्टेप 73 y, ठीक है 7, ठीक। अब इसमें इसकी जगह पे कौन सी संख्या रखें, इसकी जगह पे कौन सी संख्या रखें जो ये संख्या 8 से कट जाए। 8 चौक 72 होता है, बचेगा शेष 1। अब एक शेष बचेगा, 8 दूनी होता है 16, 8 दूनी होता है 16, यानी y की जगह पे कितना आएगा 6। तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, पक्का है, ठीक है 8 चक्कू 8, ठीक है ठीक है। तो y की जगह पे कितना आएगा 6। अब इस y की अब आपकी संख्या बन कौन सी गई है, अब आपकी संख्या बन गई है 4x प्लस 4x 5 7 3 और y की जगह पे 6, ठीक है। अब किसका, अब 8 का तो लगा लिया विभाजता का नियम, अब किसका लगाएंगे 9 का। और 9 का विभाजता का नियम होता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाज्य होगी। और देखते हैं 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21 और 21 4 25, काटना किससे है 9 से। तो भैया एक बात बताओ, 25 प्लस x बराबर 9 से, यानी यहां पे कौन सी संख्या रखेंगे 2, कितनी रखेंगे 2, तो ये 27 इससे कट जाएगा। यानी भैया x की वैल्यू आपने कितनी रखी है 2, यानी y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2, यानी कुल मिलाकर इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई यानी आपस में जोड़ दीजिए, 6 2 8, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है भैया। ऐसे ही 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला हर रोज आपको मिला करेगी, जिससे आपके परीक्षा में आपको बहुत योगदान देगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इससे जो है हम लोग आगे भी इससे बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर, ऐसे अच्छे अच्छे कदम लेकर आपके सामने आए। ओके, थैंक यू।